हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे क्लास 6th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंडियाज कल्चरल रूट्स। इंडिया की कल्चरल रूट्स कहां से बिलोंग करती हैं ये आज हम समझेंगे। तो आज मैं और आप दोनों मिलकर इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करेंगे, ठीक है। विद इन 1 आवर कोशिश करेंगे, विद इन 1 आवर फिनिश हो जाए। तो आप अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए और उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है दैट which cannot be stolen, that which cannot be confiscated by the rulers, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which though it is used only grows every day. That is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. जो वेल्थ है ट्रू नॉलेज की, सच्चे ज्ञान की कह सकते हैं, वो जो है उसकी जो वेल्थ है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इट मीन्स हमारी सबसे बड़ी वेल्थ जो है हमारी ट्रू नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई कन्फिस्केट नहीं कर सकता एंड ऑल्सो ये टाइम के साथ बढ़ती है। अगर आप इसको स्प्रेड यूज करोगे तो ये टाइम के साथ बढ़ेगी ना कि घटेगी, ठीक है। एंड इसका ऑल्सो कोई वेट नहीं है और ये ग्रेटेस्ट वेल्थ है। यहाँ पे ये दिया गया है सुभाषिता जी ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 इमेजेस हैं। पहली इमेज है हमारे ऋषि जी की, ऋषि मुनियों की है, ठीक है। कोई ऋषि हैं उन फ्रॉम हम्पी कर्नाटका से। एंड देन हमारे लॉर्ड बुद्धा जी, ठीक है, फ्रॉम भूटान। एंड देन महावीरा जी फ्रॉम बिहार, ठीक है। यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन, 3 बिग क्वेश्चंस आते हैं जिनको ये चैप्टर जो है हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेदास एंड व्हाट इज देयर मैसेज। वेदास क्या हैं और उनका प्राइम मैसेज क्या है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। सेकंड है व्हाट इज अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट emerged in India in first millennium BC, what are their core principles। एंड फर्स्ट मिलेनियम बीसी में कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हुए थे एंड वो उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया। एंड थर्ड क्वेश्चन है what is the contribution of folk and tribal tradition to Indian culture। also folk और ट्राइबल ट्रेडिशंस का इंडियन कल्चर में क्या योगदान है ये आज हम समझेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि ये बात करते हैं इंडियन कल्चर की। सो इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलीनियम ओल्ड। कह सकते हैं कि कुछ हजार साल पुराने हमारे इंडियन कल्चर हैं, ठीक है। लाइक एनी एंशिएंट ट्री इट हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस। लाइक कोई भी पुराना पेड़ देख लो, उसकी मेनी रूट्स होती हैं, मेनी मेनी ब्रांचेस होती हैं। उसी तरह इंडियन कल्चर की भी बहुत सारी रूट्स हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक। और ये रूट्स जो है उस पेड़ की कॉमन जो ट्रंक है उसको नर्चर करती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। एंड फ्रॉम द ट्रंक एमर्ज मैनी ब्रांचेस। और उसी ट्रंक से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और कह सकते हैं ये जो है डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं हमारे इंडियन कल्चर की, येट यूनाइटेड बाय अ कॉमन ट्रंक। बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं बट हम जो है यूनाइटेड हैं बाय अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। सो सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, मेडिसिन, रिलीजन, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है। देयर आर ऑल्सो स्कूल्स ऑफ थॉट by which we can group by which we mean the group of thinkers or spiritual seekers। एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलोसफी बताई थी और हमने इसको एज अ स्कूल ऑफ थॉट कंसिडर किया, ठीक है। ये कौन थे, ये लोग कौन थे, ये थे स्पिरिचुअल सीकर्स, अध्यात्म की खोज में निकले हुए लोग थे। और इन्होंने जब एनलाइटमेंट अचीव करी उसके बाद इन्होंने, जैसे बुद्धिज्म में एनलाइटमेंट कहते हैं उसको और जैनिज्म में निर्वाणा कहते हैं, ये चीज जो है कंसिडर करते हैं एज अ कनेक्शन ऑफ आवर सोल विद द गॉड। जब हमारी आत्मा का मिलन हमारे गॉड से हो जाता है तो हम उसको कहते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट हिंदुज्म में कहते हैं मोक्ष। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। हु शेयर सिमिलर आइडियाज टू ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड। एंड ये जो थिंकर्स थे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज बताए जो कि काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। सो स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल इज एनीथिंग जो कनेक्ट होते हैं हमारी सोल से, हमारी आत्मा से, ठीक है। आत्मा से संस्कृत में कहते हैं आत्मा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? इज अ सर्च फॉर डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर फिजिकल डायमेंशन। जो हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी है, करंट फिजिकल पर्सनैलिटी, हम उसके बियॉन्ड जाके जब थिंक करने की कोशिश करते हैं एंड कनेक्शन फील करने की कोशिश करते हैं विद द गॉड, देन वी विल कॉल इट एज हमारी स्पिरिचुअलिटी। देन सीकर, हु इज अ सीकर? अ पर्सन हु वांट टू फाइंड ट्रुथ, जो सच की खोज में निकला हुआ है, जिसको सच की खोज है, ठीक है। उसको कह सकते हैं पर्सन हु वांट टू फाइंड ट्रुथ अबाउट द लाइफ, ठीक है। लाइक
वो सेंट हो सकता है, वो एक योगी हो सकता है, या वो एक फिलोसोफर भी हो सकता है। सो मैनी आर्कियोलॉजिस्ट, काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने और स्कॉलर्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि सम ऑफ द इंडियन कल्चरल रूट्स गो ऑल द वे टू द इंडस और हड़प्पन सरस्वती सिविलाइजेशन। कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन कल्चर की जो रूट्स हैं वो इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन, जो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से एमर्ज होती हैं। और हम आगे पढ़ेंगे ओवर द टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट एमर्ज इन इंडिया। और कुछ सालों, 100 सालों बाद, ठीक है, कुछ 100 सालों बाद डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट भी एमर्ज होते हैं इंडिया में। We will see here few early schools which have shaped India into a country with a unique personality। और इस चैप्टर में हम कुछ यूनिक थॉट्स को पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ थॉट को, जिसने जो है हमारी इंडिया को एक यूनिक पर्सनालिटी दी। वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया दैट इज भारत बेटर। और इससे हम जो हमारी इंडिया है और भारत है, दोनों ही हमारी कंट्री को हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहला आता है हमारे पास वेदास और वैदिक कल्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदास क्या है, किसने लिखे थे, और ये कौन से कल्चर को दर्शाते हैं। देखो, सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि वेदास होते हैं क्या है। वेद यानी वेद पुराण, यानी विद्या से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू वेद, कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच इज मीन्स नॉलेज एंड विद्या, ठीक है। सो देयर आर 4 वेदास, 4 तरीके के वेद हैं हमारे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, फिर हमारा सामवेद एंड अथर्ववेद। दीज four kinds of Vedas are present in our Indian ancient text, ठीक है। एंड दे आर द मोस्ट एंशियंट बुक्स। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुरानी बुक्स हैं, और हम ये भी नहीं पता कर पाए कि अभी तक क्या कहते हैं कि ये लिखी किसने है, ठीक है, और कौन से टाइम पीरियड में इसको लिखा गया है, ठीक है। ये तो मोस्ट एंशियंट है वर्ल्ड के अंदर भी। द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिम्स। हिम्स का मतलब होता है मंत्र, मंत्र उच्चारण करते हैं ना, जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे ही हिम्स होते हैं। जो भी गायत्री मंत्र जो वो भी एक वेदास के अंदर से ही लिया गया है। तो हिम्स जो होती हैं, मंत्र होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, पोएम्स, सॉन्ग्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं, हम डिराइव करते हैं हमारे वेद से। दैट वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन ऑल्सो। ये जो पोएम्स हैं, हिम्स हैं, इनको ओरली बोला जाता है, ना कि रिटन। बेसिकली क्या था कि हमारे जो वेदास हैं उसको रिटर्न फॉर्म दी गई थी इन द गुप्ता पीरियड, अराउंड 200 टू 250 एडी के अराउंड। एंड इसके पहले वेदास जो थे 5 हजारों साल पुराने वेदास हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए वो ओरली ट्रांसमिशन होते थे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड फ्रॉम दिस जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी हर जनरेशन ओरली ट्रांसमिट करते थे टू द अदर जनरेशन। यानी इसके पहले कोई रिटर्न फॉर्म में वेदास लिखे नहीं थे। इनका कंपाइलेशन जो है, लिखावट जो है, ये हुई थी वेदा गुप्ता पीरियड में। इसके पहले तक सब लोग उसको ओरली ट्रांसमिट करते थे। सो दोज हिम्स वर कंपोज इन द सप्त सिंधव रीजन ऑल्सो। कुछ हिम्स जब हमने सप्त सिंधव रीजन, जो कि 7 रिवर्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट जो बताते हैं, वहां पे भी लिखी गई हैं। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेदा द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4 वाज कंपोज्ड। और कह सकते हैं कि इनमें से ये जो वेदास हैं कब कंपोज हुए थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो वेदास हैं ये अराउंड 5000 से 2000 ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। प्रपोजल रेंजिंग फ्रॉम द 5th टू 2nd मिलेनियम बीसीई, ठीक है। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 टू 200 जनरेशंस, कह सकते हैं इनके बीच का जो टाइम पीरियड रहा वो 100 से 200 जनरेशंस के बीच का रहा, ठीक है। यानी 100 से 200 जनरेशंस तक ये ओरली ट्रांसमिट होता रहा, ठीक है, ट्रांसमिट होता रहा। एंड उसके बाद ये गुप्ता पीरियड में जाके कहते हैं कि इसको रिटर्न फॉर्म दी गई, यानी इसको कंपाइल किया गया। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, कहते हैं मोस्ट ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट को कंपाइल कब किया गया, गुप्ता पीरियड में। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन, ये तो हमने पढ़ लिया, दीज टेक्स्ट हैव बीन कमिटेड टू मेमोरी थ्रू रिगरस ट्रेनिंग ऑल्सो। इसको बिल्कुल रिगरस तरीके से रट के ट्रेनिंग करके इसको याद किया जाता था, ठीक है, ताकि कोई भी इसमें ऑल्टरेशन यानी कोई चेंजेस ना हो जाए अगर हम इसको ट्रांसमिट करें दूसरी जनरेशन को, ठीक है। एंड पास ऑन ओरली विद हार्डली एनी ऑल्टरेशंस। यहाँ पे यूनेस्को के बारे में दिया गया है। देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का। एंड ये कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड चीजों के बारे में अपने उसमें दिखता है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के, और ये प्रमोट करता है डायलॉग बिटवीन पीपल एंड द नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के थ्रू बताता है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की। एंड इसका काम होता है कल्चरल और ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करना एंड उसको सपोर्ट करना। देखो,
सो वैदिक जो हिम्स होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र जो होते हैं, वेद वाले, वर कंपोज्ड बाय ऋषिज। ऋषिज कौन होते हैं? जो कि मेल पर्सन्स होते हैं, जो कि ट्रुथ सीकर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेजिस या मेल सीयर्स। एंड ऋषिकाज होते हैं जो फीमेल वंस होती हैं, ठीक है, जो साध्वी जैसे कहते हैं हम, ठीक है। और इनको अरबी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में यही कहते हैं। तो दे वर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म। इनको एड्रेस किया जाता है इन अ पोएटिकल फॉर्म, ठीक है, टू मैनी डीटीज। डीटीज कौन होते हैं? हमारे भगवान, हमारी देवी देवता। सच एस इंद्रदेव जो हैं वो बिलोंग करते हैं टू रेन, रेन गॉड कहते हैं। अग्नि जी को हम कहते हैं फॉर फायर गॉड। वरुणा जी को स्काई और क्या कहते हैं, ओशन के। फिर मित्र, सरस्वती, उषा टू नॉलेज एंड अदर थिंग्स। टुगेदर विद द सीयर्स दीज deities सस्टेन्ड रिदम। एंड हमारे जो सीयर्स थे, हमारे जो वो क्या कहते हैं, सेजेस थे यानी सेंट्स थे, उनके साथ ये देवी देवता जो है एक सिंक, एक रिदम मेंटेन करते थे, ठीक है। मतलब साधु जी और जो साध्वी जी होते थे, वो कोई भी यज्ञ या कोई परफॉर्म करते, जैसे हम सुनते हैं कि रेन आने के लिए भी यज्ञ होता था, बारिश आ जाए उसके लिए यज्ञ होता था, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए पुराने टाइम पे यज्ञ होते थे। तो एक तरीके से एक रिदम क्रिएट होता था बिटवीन दीज गॉड एंड गॉडेसेस टू द ऋषिज एंड ऋषिकास, or truth and order in human life and the cosmos, and they want try to maintain a balance, order in human life और इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या है? पूरी जो ये स्पेस का कल्चर, स्पेस है हमारा, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है, एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएचर्स आते हैं, छोटे छोटे से बड़े बड़े तक, वो सारे ही कॉस्मोस का पार्ट है। तो इस कॉस्मोस में एक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है, सब लोग अपनी जगह पे रहे, उसके लिए इनका रोल होता था विद द डीटीज एंड गॉडेसेस, ठीक है। सो द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास, ये जो अर्ली ऋषिज थे पुराने टाइम के और ऋषिकास थे, he saw those gods and goddesses as one। ये सारे देवी देवताओं को, लाइक जो हमने नाम पढ़े अभी, उनको एक ही वन फॉर्म ऑफ गॉड ही मानते थे, बट इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। लाइक इंद्रदेव जी इज अ रेन गॉड, अग्नि इज फॉर फायर, मित्र वरुणा जी इज फॉर एयर विंड। तो कह सकते हैं कि, और सरस्वती जी इज फॉर नॉलेज। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है पर्पसेस थे, इस वजह से इनके नेम दिए गए, बट अदरवाइज दे वर कंसिडरिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ गॉड एट वन, यानी एक एक ही भगवान है, ठीक है, ऐसे कंसिडर करते थे। एज वन फेमस हिम्स पुट इट्स, एक फेमस हिम है, हिम यानी मंत्र है, द एग्जिस्टेंट इज वन बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। यानी जो एग्जिस्टेंस है भगवान का वो एक ही है, बट उसके जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं वो अलग अलग ऋषियों ने, ऋषियों, ठीक है, दिए गए हैं। इसका संस्कृत में लिखा है एकम सत विप्र बहुधा वदंती, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। और हम वर्ल्ड व्यू में जाना चाहते हैं, यानी हमारे जो पूरे वर्ल्ड है उसमें क्या व्यूज हैं, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए। सम वैल्यूज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिगिनिंग विद द ट्रुथ। और वो वैल्यूज जो कि ट्रुथ यानी सच से रिलेट करती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, विच वर वंस ऑफन नेम फॉर गॉड। और उनको कभी कभी गॉड से भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर ट्रुथ, ठीक है, सच है वो। द लास्ट मंत्रा वर्सेस ऑफ द ऋग्वेदा ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग द पीपल। और जो ऋग्वेदा के जो लास्ट कहते हैं कि मंत्र हैं, हिम्स हैं, वो कहते हैं यूनिटी होनी चाहिए हर लोग, हर पर्सन में यूनिटी होनी चाहिए लोगों में। और वर्ल्ड व्यू की बात करें तो अ सर्टेन व्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्किंग। कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड के अंदर लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो व्यूज हैं उसको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। अगेन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कम टुगेदर स्पीक टुगेदर कॉमन बी योर माइंड मे बी योर थॉट्स एग्री यूनाइटेड बाय योर पर्पस यूनाइटेड बाय योर हार्ट मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड सो ऑल मे एग्री। यानी हम सब मिलके साथ आए, साथ बोले, और कॉमन रहे अपने माइंड में, ठीक है, एंड थॉट्स हमारे एग्री करने चाहिए, हम यूनाइट होने चाहिए, हमारा जो पर्पस है वो यूनाइट होना चाहिए, ठीक है, एंड हम हमारे सबके दिल जो है वो यूनाइट होने चाहिए, हमारे थॉट्स भी यूनाइट होना चाहिए, जब सब लोग एग्री करें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने वेदास के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे वैदिक सोसाइटी। यानी उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, वेदों की सोसाइटी थी, वो मतलब उसमें किस तरीके से लोग रहते थे और क्या क्या परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो वैदिक सोसाइटी के बारे में बात करेंगे।
अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस। कहते हैं कि क्लैंस इज अ ग्रुप, ठीक है, क्लैन एक ग्रुप होता है, ठीक है, कह सकते हैं क्लैन इज अ ग्रुप, और उसको हम जनास भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ द पीपल, कहते हैं ये थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है पीपल्स का, लोगों का। द ऋग्वेदा अलोन लिट्स ओवर 30 सच जनास, और कहते हैं कि ऋग्वेदा के टाइम पे, जब ऋग्वेदा लिखे गए तो उस टाइम पे 30 ऐसे बड़े बड़े क्लैंस थे जिनको हम कहते हैं जनास। फॉर इंस्टेंस द भारताज, भारताज नाम का एक था, एक पुरुष था, एक कुरु, एक यदुस एंड दुर्वासा। यानी अभी यहाँ पे तो 5 लिखे गए हैं, बट ऐसे 30 थे क्लैंस, ओके। एंड ईच क्लैन वाज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, सॉरी रिलीजन नहीं, पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, हर डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे रीजन्स में 30 क्लैंस जो है मिलके रहते थे, ठीक है। तो हमने एक टाइमलाइन यहाँ पे लिखी हुई है। बेसिकली जो बुद्ध का बर्थ हुआ था, हमने देखा था कि 560 बीसीई के अंदर हुआ था, और महावीरा जो लॉर्ड महावीरा है उनका बर्थ थोड़ा सा और पहले हुआ था बुद्धा जी से, ठीक है। और उसके पहले जो है, यानी 500 बीसीई के पहले जो है हमारे उपनिषद लिखे गए थे। और वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट को मैंने जैसे बताया था, यही 500 से 1 सीई और 500 सीई के बीच में जो है लिखा गया था, ठीक है। तो वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट को इन्हीं इसी टाइम पीरियड में कंपाइल किया गया था, ओके। नॉट मच इज नोन अबाउट दीज जनास, हाउ दीज जनास गवर्न देयर सोसाइटी, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पता कि ये जो जनास थे, ये जो क्लैंस थे, ग्रुप्स थे, ये किस तरीके से गवर्न होते थे, ठीक है। लाइक हमारी सोसाइटी किस तरीके से गवर्न होती है हमारे ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लाइक हमारे जो गवर्नमेंट है हमें रूल करती है, हमें गवर्न करती है, ठीक है, एक पूरा सिस्टम है। बट ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम जो है फॉलो होता था। द वेदास ओनली गिव अस फ्यू क्लूज, यहाँ पे कुछ छोटे बहुत ही हिंट दिया है वेदास ने टू वर्स। लाइक राजा, एक किंग होता था, एक रूलर होता था, फिर सभा होती थी और समिति होती थी। ये ग्रुप होते थे जहाँ पे डिस्कशन होते थे कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए वो सभा और समिति के अंदर बिल्कुल डिस्कस किया जाता था। तो बोथ ऑफ विच रिफर टू अ कलेक्टिव गैदरिंग ऑफ द असेंबली, और ये एक कलेक्टिव गैदरिंग थी ऑफ द असेंबली, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा वीडियो पॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। हेलो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक, अब सही चल रहा है। तो हमने देखा कि सभा और समिति दो टाइप के ग्रुप्स होते थे जहाँ पे डिस्कशन होता था, जहाँ पे लोग डिस्कस करते थे, एल्डरली पीपल, वुमेन्स एंड जो मेल्स होते थे, ठीक है। और एक राजा होता था, सब लोग मिलके डिसाइड करते थे कि क्या फैसला होना चाहिए। सभा का कुछ और पर्पस था, समिति का कुछ और पर्पस था, बट ये ग्रुप्स होते थे और मिलके फैसले लेते थे। मैनी प्रोफेशनल्स आर मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट, और काफी सारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनका मेंशन्ड है वैदिक टेक्स्ट में, सच एज एग्रीकल्चरलिस्ट जो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट होता है, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, और हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एटसेट्रा। लाइक जो एग्रीकल्चर, जो खेती करते हैं, जो वीवी कपड़ा सिलते हैं, पॉटर जो मटका बनाते हैं, बिल्डर जो घर बनाते हैं, कारपेंटर जो लकड़ियों का सामान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। हीलर कौन होता है? हीलर समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस। हीलर जैसे वैद्य जी, हम वैद्य जी का नाम सुनते हैं, वैद्य होते हैं जो हील करते थे बॉडी को, हेल्थ, जो आज के टाइम पे उनको डॉक्टर कहते हैं बट उस टाइम पे हीलर कहते थे। डांसर जो होते हैं, बार्बर जो प्रीस्ट होते हैं, ये सब जो है प्रोफेशन जो है मेंशन्ड है हमारे वैदिक टेक्स्ट में। तो कह सकते हैं कि ये जो सारे प्रोफेशन है ये अभी थोड़े टाइम पहले एमर्ज नहीं हुए, ये काफी हजारों साल पुराने प्रोफेशन हैं जो आज हम लोग सुनते आ रहे हैं। और थर्ड जो टॉपिक है वो है, हमने देखा कि वेदास क्या है, हमने देखा कि वेदा की सोसाइटीज क्या है, वेद की सोसाइटीज क्या है, कि वैदिक टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी। अब हम देखते हैं कि वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके स्कूल्स ऑफ थॉट कैसे कैसे वो भी हमें समझना जरूरी है। देखो, वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स, काफी सारी रीत रिवाज, रिचुअल्स जो हैं उन्होंने डेवलप किए, वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। लाइक यज्ञ, यानी यज्ञ करना, छोट यज्ञ करते हैं ना हम, अग्नि का, ऑफन नोन है यज्ञ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डाइटीज, और डिफरेंट डिफरेंट डीटीज, भगवान के लिए हम वो यज्ञ करते थे, ठीक है। लाइक गॉड्स और गॉडेसेस के लिए, फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट।
कोई अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए यज्ञ करता था, कोई कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। लाइक पहले के टाइम पे जो राजा होते थे, वो यज्ञ करवाते थे फॉर द होल किंगडम, ताकि सब लोग खुश रहें, खुशहाली रहे, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी रहे, ठीक है? एंड वेलबींग के लिए। सो डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। रोज हम भगवान को पूजा पूजा करते हैं, उसको प्रेयर्स कहते हैं। एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, या अग्निदेव को हमने कुछ अर्पण किया। Their deity associated with fire, but with those rituals became more and more complex in the course of time. बट जितने ही सिंपल ऋग वैदिक टाइम पे थे, वैदिक पीरियड के अंदर थे, धीरे धीरे लेटर वैदिक सोसाइटी आई, फिर हमारे जैनिज्म बुद्धिज्म वाली आई, मतलब अच्छा मौर्य डायनेस्टी, तब तक आते आते ये जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए लिटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जब ये लिखी गई थी वेदास, तब तो ये बहुत सिंपल थे और सबको हक था और आने का, सभा और समिति में वुमेन्स को भी अलाउड थी एंट्री, और वुमेन्स को अपना पार्टनर चुनने की भी अधिकार था उस टाइम पे। बट लेटर वैदिक सोसाइटी में जैसे जैसे वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ, उसके बाद से सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स हो गई। वर्ण सिस्टम तो यहाँ पे था बट बेस्ड ऑन द बर्थ नहीं था, बट लेटर वैदिक सोसाइटी में इसको रिलेट कर दिया बेस्ड ऑन द बर्थ, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सिटीज वहां से जो है स्टार्ट होनी चालू हो गई। सो अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद, अभी हमने पढ़ा उनके बारे में, वेदास के बारे में। अब कुछ होते हैं टेक्स्ट जिनको हम कहते हैं उपनिषद, बिल्ट अपॉन वैदिक कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू न्यू वंस, और ये बेस्ड होते हैं ऑन द वैदिक कंसेप्ट हैं, और इन्होंने कुछ नई चीजें बताई वेदा के अलावा, लाइक रीबर्थ की, इन टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, ठीक है? अगेन एंड अगेन आप बर्थ ले रहे हो। कर्म की फिलॉसफी बताई, ठीक है? आवर एक्शंस और देयर रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांत, ठीक है? वेदांत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है वेदांत, ठीक है? एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण, ठीक है? सो ये फिलॉसफी है वेदांत की, यानी हम बैक टू द वेदास कहते हैं, और वेद 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 जो है हमारे, उनके ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है, जो नेचर है हमारा, ठीक है, एंड जो यूनिवर्स है, ये एक डिवाइन एसेंस है, ठीक है? एक जहां पे हम रह रहे हैं, ये खुद एक डिवाइन एसेंस है, और इसको कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है? क्या कहते हैं? ब्राह्मण। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा, ये गॉड ब्रह्मा से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम ब्राह्मण इसलिए कहते हैं, और समटाइम जस्ट दैट टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन सिंपल बट प्रोफाउंड वेज, और दो मंत्र हैं जिन्होंने इसको अच्छे से बताया है। यानी अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे एक मंत्र है जिसमें आई एम द ब्रह्मा, यानी आई एम द पर्सन, आई एम कनेक्टेड विद द गॉड ब्रह्मा, ठीक है? यहाँ पे एक कोट है, अहम ब्रह्मास ब्रह्मास्मि, अगर कुछ कंफ्यूज बोलने में वो हो तो उसके लिए सॉरी है, ठीक है? सो इसमें है कि आई एम ब्राह्मण, दैट इज टू से आई एम डिवाइन, मैं ब्राह्मण हूँ यानी मैं डिवाइन हूँ, यानी मैं गॉड से कनेक्टेड हूँ। तत्वम असी यानी यू आर दैट, इसका मतलब है यू आर दैट, यानी तुम ही वो हो, भगवान हो, मतलब हम लोगों के अंदर ही ब्रह्मा है, ठीक है? वी आर द ब्राह्मण्स। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। उपनिषद में हमारे सेल्फ यानी सोल यानी आत्मा का जो है वो मेंशन है। द डिवाइन एसेंस ऑफ दैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद द ब्रह्मा, ठीक है? ब्राह्मण यानी कि वो डिवाइन एसेंस जो हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर प्रेजेंट है, बट वो कनेक्टेड है टू द ब्राह्मण, टू द गॉड। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड, कहते हैं कि जो भी चीज यहाँ वर्ल्ड में होती है, वो हर चीज जो है कनेक्टेड है विद द ब्रह्मा, एंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? दिस explains a common prayer that was begin सर्वे भवन्तु सुखी ना, सर्वे भवन्तु सुखिना एक प्रेयर है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, जिसका मतलब है मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सारे क्रिएचर्स को हैप्पी रहें, सब क्रिएचर्स हैप्पी रहें, भगवान से प्रे कर रहे हैं। एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो, और दुख और डिजीज, ठीक है, उससे आप फ्री रहो, सारे क्रिएचर्स फ्री रहो। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के अंदर, ठीक है, यानी पहले जो 1000 साल थे, सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ वेदास, और वेदास के साथ साथ और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो है एमर्ज हुए, ठीक है, निकले यहाँ से।
वन ऑफ देम वाज योगा। योगा वाज आल्सो अ स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, व्हिच डेवलप्ड मेथड्स इंटेंस टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण इज वंस कॉन्शियसनेस। यानी आपकी खुद की कॉन्शियसनेस, आपके खुद का जो कॉन्शियसनेस है, कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वनसेल्फ। यानी आप अपनी बॉडी के साथ कंप्लीटली अवेयर हो, कॉन्शियस हो, ठीक है। उससे क्या है, अगर आप अपनी बॉडी से प्रॉपरली अवेयर हो, यानी योगा के अंदर आपको क्या डीप ब्रीथिंग सिखाई जाती है, ठीक है, माइंड की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, यानी आप पूरी अपनी बॉडी के साथ एक सिंक में हो, तो उससे भी आप अचीव कर सकते हो अपने ब्रह्मा जी को, ठीक है, गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डिविनिटी कनेक्ट हो सकती है, रियलाइजेशन हो सकता है ब्रह्मा का, ठीक है, विद द योर वन सेल्फ कॉन्शियसनेस। टुगेदर दीज स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। और ये स्कूल्स ऑफ थॉट जो है फाउंडेशन बनाते हैं किसकी, हिंदुइज्म की, हिंदुइज्म कल्चर की फाउंडेशन बनाते हैं ये स्कूल्स ऑफ थॉट। अब यहाँ पे पहला स्कूल ऑफ थॉट है, हमने वेदास के बारे में पढ़ा, फिर हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म क्या बताता है। ओके गाइस, तो अदर स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं आल्सो एमर्ज वी डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डेवलप देयर ओन सिस्टम, वन ऑफ देम इज बुद्धिज्म। यानी जो मैंने बताया कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था तो वो तो ठीक था, बट लेटर वैदिक पीरियड में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो गई। यानी आपको कोई भी चीज करनी है, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तो वो भी सिर्फ एक ब्राह्मण करवा सकता है, आप खुद नहीं कर सकते। यानी स्क्रिप्चर्स को आप नहीं पढ़ सकते, और प्रोफेशंस को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड वर्ण सिस्टम जो बनाया, जिसमें शूद्रास जो कैटेगरी थी वो भी एक काफी ज्यादा उनको कंसिडर नहीं करते थे किसी भी वर्क में। तो कहते हैं कि ये जो कल्चर डेवलप हुआ, वैदिक वैदिक कल्चर जो डेवलप हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, ये काफी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा समाज हो जहाँ पे डिवीजन हो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो उन्होंने अपना खुद का डेवलप किया सिस्टम, एंड कह सकते हैं कि पहला सिस्टम जैसे डेवलप हुआ वो था बुद्धिज्म अगेंस्ट द वैदिक सोसाइटी। वो वैदिक सोसाइटी वाले उसको फॉलो नहीं करते थे, वो सिंपल पाथ, मिडल पाथ फॉलो करवाते थे। यानी आपको अगर वैदिक पीरियड सोसाइटी में आपको भगवान से कनेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको यज्ञ करने पड़ेंगे, डीप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बट बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है, बुद्धिज्म एक मिडल पाथ है, ठीक है, और आप सिंपल टीचिंग के साथ अपनी क्या कहते हैं मेडिटेशन के साथ भी इसको अचीव कर सकते हो। तो ये बुद्धिज्म जो है, ये इन्होंने लॉर्ड बुद्धा जी ने, ठीक है, ये बताया गौतम बुद्धा जी ने। About 2.5 millenniums ago, a young prince named Siddharth Gautam was born in Lumbini. ठीक है, एक यंग प्रिंस जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, ये बॉर्न हुए इन द लुम्बिनी एरिया, ठीक है, और ये जो है आज के टाइम पे नेपाल में है लुम्बिनी, ठीक है। एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी यात्रा स्टार्ट करी, और वो पूरी कहानी अभी हम समझते हैं। बट इसके पहले यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं, और ये स्टोरीज क्या दर्शाना चाहती हैं ये समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैनी ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम उपनिषद की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज जो हैं लिखी गई हैं, ठीक है, और ये हमें बताती हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस आस्क करते हो तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आप कभी कभी कुछ वेग क्वेश्चंस को आस्क करते हो, पूछते हो, बट उसका आंसर काफी ज्यादा यूनिक होता है, एंड उससे आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही 3 स्टोरीज दिखाई गई हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एंड उसके क्या आंसर निकले वो समझते हैं, ठीक है। सो पहला है श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, और ये है चंदोग्या उपनिषद से, ठीक है, ये स्टोरी है चंदोग्या उपनिषद से। स्टोरी क्या है वो समझते हैं। ऋषि उदलक अरुणि सेंट हिज सन श्वेत केतु टू गुरुकुल टू लर्न द वेदास, ठीक है। तो ऋषि जो हैं उदलक अरुणि, उन्होंने अपने बेटे को श्वेत केती केतु को गुरुकुल भेजा ताकि वो वहां से वेदास को पढ़ के टीचिंग लेके आए। और जब श्वेत केतु 12 साल बाद घर वापस आया, तो उसके फादर ने, ठीक है, उदलक ने पूछा कि ही हैड बिकम प्राउड ऑफ हिज लर्निंग, वो बहुत ज्यादा प्राउड थे कि वो वेदास को पढ़ के आया, लर्न करके आया है। तो उदलक ने उनसे उनकी नॉलेज का, उसकी नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए उससे क्वेश्चन पूछा अबाउट द नेचर ऑफ ब्राह्मण। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण का नेचर कैसा होता है, विच श्वेत केतु कुड नॉट आंसर। और इस पे जो श्वेत केतु था, इसका आंसर वो नहीं दे पाया कि ब्राह्मण का नेचर किस तरीके से होता है, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा, हाँ, तो ब्राह्मण, तो उदलक ने
प्रोसीड किया उसको बताना कि एक्चुअली में ब्राह्मण का नेचर किस तरीके से होता है, ठीक है। थ्रू इनविजिबल इज एवरीवेयर, दो इनविजिबल इज एवरीवेयर जस्ट एज द सीड ऑफ banyan fruit seems empty when you open it but already contains the future of banyan tree, ठीक है। उदलक ने बताना शुरू किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण उसका नेचर कैसा होता है। दो इनविजिबल इज एवरीवेयर जस्ट एज द सीड ऑफ banyan fruit seems empty when you open it, जैसे ही आप अगर आप banyan ट्री का, ठीक है, बैनियन ट्री का आप सीड लोगे और उसको ओपन करोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली मिलेगा, ठीक है। व्हेन यू ओपन बट ऑलरेडी कंटेन्स द फ्यूचर ऑफ बैनियन ट्री, बट वो सीड जो है वो बैनियन ट्री का फ्यूचर, यानी अगर आप उसको प्लांट करते हो, उसको पानी देते हो, कुछ सालों बाद वो एक बैनियन ट्री का रूप लेगा, यानी उस सीड से ही वो बैनियन ट्री निकल के आया। बट आपने जब सीड ओपन किया तो उसमें कुछ नहीं निकला, ठीक है। और जस्ट एज ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट पॉट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले, और कहते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स होते हैं, मिट्टी के घड़े या कुछ बर्तन होते हैं, वो सब सेम उसी मिट्टी से निकलते हैं, उसी क्ले से निकलते हैं। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज एमर्ज्ड फ्रॉम द सेम एसेंस, तो कह सकते हैं कि हमारे अगल बगल जो भी चीजें हैं वो एक सेम एसेंस से निकल के आई हैं। हम लोग, हमारे जो क्रिएचर्स हैं, नेचर है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब सिंपल एक चीज से निकल के आए हैं, जो है ब्राह्मण, ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट हिज टीचिंग विद दीज वर्ड्स, और उन्होंने अपनी टीचिंग्स को कंक्लूड करा विद दीज वर्ड्स, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ द सटल एसेंस। उन्होंने कहा एवरीथिंग जो कंसिस्ट है वो एक सटल एसेंस है, एंड यू आर दैट श्वेत केतु, और तुम श्वेत केतु, तुम भी उसी एसेंस का पार्ट हो, उसी ब्राह्मण का पार्ट हो, ठीक है। तो ये एक पहला हमने स्टोरी समझा जिसमें उदलक ने, ठीक है, उदलक अरुणी ने अपने बेटे श्वेत केतु से पूछा कि ब्राह्मण क्या है, बिकॉज वो वेदास की टीचिंग लेके आया था बट वो आंसर नहीं कर पाया, और किस तरीके से यूनिकली, ठीक है, उदलक ने उसका आंसर दिया, ठीक है। अब सेकंड है नचिकेत एंड हिज क्वेस्ट। ये सेकंड स्टोरी है जो कि है कथा उपनिषद से। किससे है? कथा उपनिषद से ये स्टोरी है हमारी नचिकेत की और उसकी जिज्ञासा की। वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशंस इन अ रिचुअल, एक बार एक पर्सन ने अपनी सारी पोजेशंस, अपने पास जो भी उसकी धन दौलत थी, उसको वो रिचुअल के अंदर लुटा दे रहा था। कोई यज्ञ या कुछ कर रहा था, रिचुअल, ठीक है, और उसमें वो सब उसको लुटा दे रहा था। एज हिज सन नचिकेत केप्ट आस्किंग हिम विच गॉड ही वुड बी ऑफर्ड टू, एंड उनका एक बेटा था जिनका नाम था नचिकेत, और वो बार बार पूछ रहा था कि आप कौन से भगवान को ये सारी चीजें अर्पण कर रहे हो। तो फादर बिकेम एंग्री एंड आंसर्ड, उनके फादर जो है एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने बोला आई गिव यू टू यमा दैट इज द गॉड ऑफ डेथ, और उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हें गॉड ऑफ डेथ यमा को अर्पण करता हूँ, यमदेव को, ठीक है। सो नचिकेत देन प्रोसीड टू यमाज वर्ल्ड एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेट द माइटी गॉड, और इसी तरीके से जैसे उन्होंने ये चीज बोली कि मैं तुम्हें यम को अर्पण करता हूँ, तुम्हें यमदेव को अर्पण करता हूँ जो दो डेथ के गॉड हैं, तो उसी टाइम यम जी ने उनकी क्या कहते हैं लाइफ ले ली उसके बेटे की, और फिर वो यमलोक में चला गया, यम के वर्ल्ड में चला गया, और वहां पे काफी देर बाद वेट करने के बाद उसको यम देवता से मिलने का मौका मिला। सो उन्होंने सबसे पहले उसने सबसे पहले यमदेव से क्या क्वेश्चन पूछा। वन क्वेश्चन वॉज ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्वेश्चन था, एंड वट हैपन्स आफ्टर डेथ ऑफ द बॉडी, तो वो पूछता है कि डेथ ऑफ द बॉडी यानी डेथ होने के बाद क्या होता है बॉडी के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पे यम जो है वो ट्राई करते हैं कि उसके आंसर को अवॉइड करें, मतलब उसके क्वेश्चन को आंसर देना अवॉइड करें, आंसर ना दें, बट द परसिस्टेड, वो बार बार वो क्वेश्चंस को करता रहा, ठीक है। सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो वो बच्चा जो है वो बार बार क्वेश्चन करता है यमदेव से कि डेथ के बाद बॉडी का क्या होता है, बट यमदेव जो है उसके क्वेश्चन का आंसर देना अवॉइड कर रहे थे, तब भी वो बार बार पूछता रहा। प्लीज यमा एक्सप्लेन दैट द आत्मन और सेल्फ इज हिडन विद इन द ऑल क्रिएचर्स, इट इज नाइदर बॉर्न नॉर डज इट डाई, इट इज इमॉर्टल। और वो कहते हैं कि जो हर पर्सन होता है उसके अंदर एक आत्मा होती है, सोल होती है, ठीक है, और वो सोल जो है वो हिडन होती है, वो बॉडी के अंदर हिडन होती है, सेल्फ के अंदर हिडन होती है, हर क्रिएचर के अंदर होती है, बट एंड इट इज नाइदर बॉर्न, ना तो वो पैदा होती है ना वो मरती है, एंड इट इज इमॉर्टल, और वो अमर है, वो सोल जो है वो अमर है, ठीक है। हैविंग acquired this profound knowledge, Nachiket returned to his father, who welcomed him joyfully.
और इसके बाद जो है नचिकेत है वापस अपने पिता के पास जाते हैं, वापस यम जी उनकी बॉडी में उनको दे देते हैं, बच्चे की बॉडी में, ठीक है, नचिकेत की बॉडी में उसको वापस उसकी लाइफ दे देते हैं। और उसके बाद उसकी जो क्या कहते हैं उनके जो फादर होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जॉयफुली वेलकम करते हैं। तो ये यूनिक क्वेश्चन था जो नचिकेत ने यमदेव से पूछा, ठीक है, और उसका आंसर उन्होंने दिया कि सोल जो है वो डिवाइन होती है, इमॉर्टल होती है और उसका कभी भी अंत नहीं होता, ठीक है। एंड थर्ड स्टोरी है अबाउट बिटवीन अ कन्वर्सेशन बिटवीन गार्गी एंड याज्ञवल्क्य, ठीक है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक डिबेट, एक क्वेश्चन का सेशन होता है और ये बृहद्रण्यक उपनिषद में, फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं इसको, बृहद्रण्यक उपनिषद में, इसमें ये बताते हैं। सो वंस द वाइज किंग जनक अनाउंस अ प्राइज फॉर अ विनर ऑफ अ फिलोसफिकल डिबेट, ठीक है। जो सीता जी के पिता हैं जनक, उन्होंने एक बार असेंबली रखी, ठीक है, और वहां पे सब लोगों को बुलाया, सारे उनको क्या कहते हैं ऋषिस को बुलाया और डिसाइपल्स को बुलाया, और वहां पे उन्होंने कहा कि हम एक डिबेट करेंगे और जो भी उस डिबेट में जीतेगा, ठीक है, उसको हम प्राइज देंगे, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, एक वो एक रिनाउंड ऋषि थे उस टाइम के, बहुत ज्यादा फेमस कह सकते हैं ऋषि थे, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है। सो वो आए, केम टू द किंग्स कोर्ट, जनक जी के कोर्ट में आए और एंड डिफीटेड मेनी स्कॉलर्स, एंड काफी ज्यादा डिबेट के बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स आए थे उनको हरा दिया डिबेट में। एंड उसके बाद गार्गी आई, ठीक है, गार्गी जी आई, एक ऋषि थी, वो ऋषिका थी, ठीक है, और उन्होंने पूछा अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ वर्ल्ड, और उन्होंने वर्ल्ड के नेचर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं याज्ञवल्क्य जी से पूछना स्टार्ट करा, एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण, और फाइनली उन्होंने ब्राह्मण के नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा उनसे। एट द पॉइंट याज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस, और उस टाइम पे याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी जी से कहा कि अब आप क्वेश्चन मत पूछिए मुझसे, ठीक है, आप रुक जाइए। लेटर however Gargi resumed her questions and Yajavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world, the seasons, the rivers, the everything else possible. एंड बहुत ज्यादा पूछने के बाद जो है याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया कि ब्राह्मण कौन है। अब ब्राह्मण द पर्सन हु मेक्स द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को क्रिएट करता है, ठीक है, जो सीजन्स को क्रिएट करता है, लाइक रेनी, विंटर, समर, ये सीजन्स बनाता है, नदियों को, रिवर्स को क्रिएट करता है, और एवरीथिंग एल्स जो भी पॉसिबल है अर्थ के ऊपर, उन सबको जो है ब्राह्मण यानी गॉड जो है ब्रह्मा जी वो क्रिएट करते हैं। सो तीनों स्टोरीज कंप्लीट कर दी, और लुम्बिनी हम बात कर रहे थे हमारे लॉर्ड बुद्धा सिद्धार्थ गौतम जी की, जो कि लुम्बिनी के अंदर, जो कि नेपाल के अंदर है, वहां पे वो बॉर्न हुए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस दे यूज, scholars have come up with widely different conclusions as regard the precise year of birth. एक प्रिसाइज ईयर ऑफ बर्थ नहीं है उनका पता, बट अज्यूम करते हैं कि 560 या कुछ कुछ बुक्स में 563 बीसीई भी लिखा गया है उनका बर्थ, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग अ प्रोडक्टिव लाइफ इन अ पैलेस। मैं आपको पहले स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद हम रीड कर लेंगे स्टोरी क्या है सिद्धार्थ गौतम जी की। देखो, सिद्धार्थ गौतम जी का जब बॉर्न हुए थे, बर्थ हुआ था, तो वहाँ के बहुत जो फेमस ऋषि थे, ठीक है, उनके किंगडम में आए थे, जो रूलर के बेटे थे सिद्धार्थ गौतम जी, बहुत ही आलीशान महल में वो लोग उनके रहते थे, और वहाँ के जो राजा थे उनके बेटे थे सिद्धार्थ गौतम। तो उन्होंने एक फेमस ऋषि को बुलाया ताकि उनका फेट यानी उनकी फ्यूचर जान सके सिद्धार्थ गौतम जी का। तो ऋषि ने कहा कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, आपका बेटा जो है सेंट बनेगा। एंड इसको सुन के बिल्कुल ही वो उनके अंदर मतलब ऐसे क्वेश्चन में आ गई, क्यों ऐसा है कि क्यों बनेगा वो सेंट, क्यों बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ये इसका फेट है, ये इसका फ्यूचर है, ये एक बहुत बड़ा सेंट बनेगा। तो उनके जो फादर हैं वो थोड़े से घबरा गए कि यार मैंने तो इतना बड़ा किंगडम बनाया है, तो इसको रूल कौन करेगा, ये मेरा बेटा है तो ये ही रूल करना चाहिए। बट ऋषि बोल रहे हैं कि ये एक सेंट बनेगा, तो वो पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन है, हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो सेंट कहते हैं कि कभी भी इसको डेथ यानी कोई मरा हुआ इंसान नहीं दिखना चाहिए, कोई सेंट, कोई जो भगवा कपड़ा पहना है वो बंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है।
एंड कोई भी जो परेशान है, दुख है जिसके अंदर, जो रिमोर्स के अंदर है, जो रो रहा है बंदा, पर्सन, वो नहीं दिखना चाहिए। तो उनके फादर जी ने कहा कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, इसको इन सब चीजों से दूर रखूंगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिद्धार्थ गौतम जी के लिए एक महल बनवाया, ठीक है, और वहां पे हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, हैप्पीनेस। और कोई भी पर्सन, बूढ़ा आदमी वहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक कह सकते हैं ओल्ड एज दर्शाता है। कोई सेंट नहीं दिखेगा, कोई भी ऐसी चीज जो है उनको उसके बारे में उनको नहीं पता थी। उनकी शादी हुई, उनके उनके बच्चे हुए सिद्धार्थ गौतम जी के, ठीक है। और उनको अभी तक ये नहीं पता था कि डेथ क्या होती है, या कोई ओल्ड इंसान क्या होता है, या सेंट क्या होता है, क्योंकि उनके फादर ने हमेशा इन सब चीजों से उनको दूर रखा था, ठीक है। एट द एज, एक दिन क्या हुआ, वो अपने महल से निकल के जा रहे थे इमरजेंसी में अपने घोड़े के ऊपर बैठ के। तो रास्ते में उनको क्या मिला, रास्ते में उनको दिखा एक डेड पर्सन जिसको सब लोग लेके जा रहे थे, ठीक है, डेड पर्सन को। तो उन्होंने पूछा कि ये डेड पर्सन कौन है। तो जवाब मिला कि डेड पर्सन कौन होता है, जो मर जाता है, जो इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनको रास्ते में एक सेंट मिले जिन्होंने भगवा कलर का, केसरी कलर का कपड़ा पहना था। तो उन्होंने फिर उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये कौन से पर्सन है जो केसरी कलर का कपड़ा पहन रखे हैं। मैंने तो इनको कभी नहीं देखा अपनी इतने मतलब 25 28 29 ईयर्स की एज तक उन्होंने देखा ही नहीं। फिर थोड़ा और आगे गए तो उनको एक बूढ़ा पर्सन मिला, ओल्ड ओल्ड पर्सन मिला। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि ओल्ड पर्सन कौन होते हैं, बूढ़े लोग कौन होते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी सोची, तो वापस उनका एक कनेक्शन जो है बिल्ड हो गया, और उन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 29, ठीक है, 29 साल की उम्र में, ठीक है, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे इस वर्ल्ड को जानना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक उनको इन सब चीजों से दूर रखा गया था। बट जैसे कि उस ऋषि ने कहा था कि ये फेट, इसका फेट ये है कि ये एक ऋषि, एक वो बनेगा, सेंट बनेगा। तो उसी को दर्शाते हुए उन्होंने अपना जो नेचर था वो दर्शाते हुए एट द एज ऑफ 29, he asked to be driven through the city in a chariot, and for the first time in his life came across old man, a sick man, a dead body। जैसे मैंने बोला, 29 में जब वो चैरियट के ऊपर बैठ के बाहर निकले अपने रथ पे, तो उनको एक ओल्ड बूढ़ा आदमी, एक सिक पर्सन जो बीमार है, और डेड बॉडी दिखी। सो ही ऑल्सो सो एन एसेटिक, जो भगवा कलर का कपड़ा पहना है। एसेटिक कौन होता है, ठीक है, समवन हु एंगेजेस इन अ रिगरस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस। कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो अटेन करना चाहता है कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, और कनेक्ट करना चाहता है विद द डिवाइन, एक रिगरस प्रैक्टिस फॉलो करता है, जिसको हम एसेटिक कहते हैं। तो ये सबको देखा उन्होंने, एंड हु अपीयर टू बी हैप्पी एट पीस। और उन्होंने देखा कि सब लोग दुख में है, बट जो सेंट है वो हैप्पी है, ठीक है, जो सेंट है वो हैप्पी है। Following the experience, Siddharth decided to give up his palace life, leaving behind his wife and son। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं एसेटिक बनूंगा, मैं एक सेंट, एक ट्रुथ की खोज में बाहर निकलूंगा। और उन्होंने अपने जो बीवी है और बच्चे हैं उनको छोड़ते हुए अपने पैलेस को छोड़ दिया, जहाँ के वो राजा थे, ट्रेवलिंग ऑन फुट एज एन एसेटिक। और वो पैदल अपनी यात्रा पे निकल गए, मीटिंग अदर एसेटिक्स एंड स्कॉलर्स। और डिफरेंट डिफरेंट अदर जो एसेटिक्स थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, उनसे वो मिलने लगे, ठीक है। ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। और वो दुख का, सफरिंग का कारण ढूंढना चाहते थे कि ये इसका कारण क्या होता है, और उसके लिए ही वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, ऋषियों से मिलने लगे, ठीक है। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मेनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और कुछ दूर जाके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज के साथ उन्होंने बैठना चालू किया, वहां से ज्ञान लिया। बट एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा और आगे गए, और वहां पे एक पीपल का ट्री था, पीपल का पेड़ था, और उसके नीचे वो बैठ गए और मेडिटेशन करने लगे। और इतनी रिगरस मेडिटेशन उन्होंने की कि वो मेडिटेशन से काफी दिन तक उठे ही नहीं, मेडिटेशन में ही रहे। एंड एक दिन क्या हुआ, ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ही रियलाइज्ड दैट अवैध्य, ignorance and attachment are source of human suffering and conceived a method to remove the two causes। और क्या हुआ कि इतना रिगरस मेडिटेशन हुआ कि उनको एनलाइटनमेंट मिल गई। एनलाइटनमेंट का मीनिंग का मतलब क्या होता है, देखो, एनलाइटन मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिलता। लेकिन हिंदुइज्म में एक चीज है कि हिंदुइज्म में मोक्ष मिलता है आफ्टर डेथ। आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। बट बुद्धिज्म में ड्यूरिंग यू आर इन योर लाइफ यू अटेन एनलाइटनमेंट, ठीक है, यू अटेन मोक्ष while यू आर सर्वाइविंग इन दिस अर्थ। यानी आप जिंदा हो, उसके बावजूद भी आपको एनलाइटनमेंट मिल सकती है, आप कनेक्ट हो सकते हो विद द डिवाइन। एंड उन्होंने देखा कि जो सफरिंग है, जो दुख है,
उसका पहला कारण है डिजायर, यानी कह सकते हैं कि सफरिंग एंड कंसीडर मेथड अटैचमेंट है, यानी इग्नोरेंस है, ठीक है, इग्नोरेंस है, अगर हम इग्नोर करते हैं चीजों को वो है, और अटैचमेंट है, यानी हम किसी चीज के साथ लगाव है हमारा, ठीक है, डिजायर हमारी है कि हम ये हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, तो हमारा ये क्या है, अटैचमेंट है, ठीक है, ये डिजायर ही हमारा अटैचमेंट है। तो दोनों ही कारण जो है सफरिंग के कारण है, दुख के कारण है। एंड सिद्धार्थ then became known as बुद्धा, which means the enlightened awakened one। और उसके बाद जैसे उनको एनलाइटन मिली, उसके बाद सिद्धार्थ, अभी तक जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बन गए बुद्धा, या बन गए अवेकन्ड वन, जो कॉन्शियस उनकी अवेकन है, ठीक है, वो कनेक्टेड है विद द डिवाइन। द बुद्धा started teaching what he realized, including the idea of ahimsa, which is generally translated as non-violence, but originally means non-hurting and non-injuring। और बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स देना चालू करा लोगों को, जो भी उन्होंने एनलाइटनमेंट से सीखा वो सबको बताने लगे, ठीक है, और वो फिलॉसफी में बिलोंग करते थे, अहिंसा यानी लड़ाई नहीं करनी, नॉन वायलेंस की फिलॉसफी में बिलीव करते थे। ऑल्सो उनका बेसिक पर्पस था कि किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को इंजर्ड नहीं करना, किसी को इंजरी नहीं पहुंचानी। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, एंड वो इंसिस्ट करते हैं एक सिंसियर डिसिप्लिन पे कि हमारी जो लाइफ है उसमें एक सिंसियर डिसिप्लिन होना चाहिए। द फॉलोइंग सेइंग्स ऑफ हिज एक्सप्रेस सिंपली, और इनकी एक सेइंग्स हैं, मतलब उन्होंने कुछ बातें बोली जिससे ये दर्शाते हैं ये सब चीजें। लाइक यहाँ पे इनकी सेइंग है बुद्धा जी की, नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मेनी पीपल में बाथ हेयर इन सेक्रेड रिवर्स, बट वन इज प्योर इन होम ट्रुथ एंड धर्मा रिसाइड। सिर्फ आप अगर सेक्रेड रिवर लाइक गंगा या यमुना में नहा लोगे तो आप प्योर नहीं हो जाओगे, ठीक है, आप प्योर नहीं हो जाओगे। प्योर पर्सन वही होता है जिसके अंदर सच्चाई होती है, जिसके अंदर धर्म होता है, वो ही पर्सन प्योर होता है, वही पर्सन साफ होता है, मतलब इट मीन्स प्योर होता है इन हिज थॉट्स, ठीक है, अपने थॉट्स के अंदर प्योर होता है। Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield at 1,000 times। अपने आप को जीत लेना, ठीक है, वो बराबर है कि आप हजारों लड़ाइयां लड़के हजारों किंगडम्स को अचीव करो, उससे बेटर ये है कि आप अपने आप को कॉन्कर करो, अपने आप को जीतो, ठीक है, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को जीतो, ठीक है। बुद्धा का सिंपल फिलॉसफी ये थी कि आप अपनी बॉडी के साथ रियलाइज करते हो कि आपकी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, इसको ही कह सकते हैं कि आप हजारों लड़ाइयां लड़के बहुत सारे किंगडम्स जीते हो बैटलफील्ड में 1,000 टाइम्स। सो काफी ज्यादा उनकी कह सकते हैं कि उच्च कोटि की कह सकते हैं उनकी फिलॉसफी थी, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है मॉन्क। मॉन्क पर्सन कौन होता है? मॉन्क, ठीक है, अ मैन हु गिव अप द यूजुअल लाइफ इन वर्ल्ड, डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट्स। एक पर्सन जो अपनी नॉर्मल जो दिनचर्या है, जो कि एक आम पर्सन रहता है, घर बार में रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, डेली वर्क करता है, अर्निंग करता है, ठीक है, एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, उससे बाहर निकल के जो रिलीजियस परस्यूट्स में बिलीव करता है, जो रिलीजियस चीजों के ऊपर काम करता है, ना कि अपने ये सब डेली बेसिस पे जो काम होते हैं उन पे रहता है, उसको कहते हैं मॉन्क, ठीक है, जो डेडिकेट करता है अपने आप को फुल्ली टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, टू द रिलीजियस परस्यूट्स। A monk usually takes vows, that is commits himself to follow strict rules for disciplined life। और वे काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो करते हैं मॉन्क्स। एंड नन्स द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉन्क। मॉन्क एक मेल पर्सन को कहते हैं, नन एक फीमेल पर्सन को कहते हैं, दोनों ही सेम काइंड ऑफ वर्क करते हैं। सो बुद्धा जी ने फाउंड किए काफी सारे संघा, संघा का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलप करी, जिसका नाम था भिक्षुस और मॉन्क्स, एंड लेटर भिक्षुस और नन्स, और बाद में जाके वुमेन्स की एंट्री अलाउ हुई थी बुद्धिज्म में। बट बुद्धा जी ने मना किया था, उनकी डेथ के बाद उनके जो डिसाइपल थे, ठीक है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, उनके एक डिसाइपल थे, उन्होंने वुमेन्स की एंट्री अलाउ की थी, बट बुद्धा ने कहा था कि अगर बुद्धिज्म में वुमेन्स की एंट्री अलाउड हुई तो बुद्धिज्म जो काफी हजार साल तक रह सकता है वो थोड़े ही सालों में खत्म हो जाएगा इंडिया में, और यही चीज हुई भी थी। उसके बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी थी वो काफी कुछ हजार साल बाद खत्म हो गई थी इंडिया में, और आज के टाइम में भी देखोगे बुद्धिज्म जैसी फिलॉसफी को बहुत लोग फॉलो नहीं करते इंडिया में।
और ये जो ट्रांसफर हो गई थी चाइना जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया इन सब कंट्रीज में। सो ये जो एंट्री हुई थी इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन है और ये पीछे इसकी काफी बड़ी स्टोरी है। कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉन्क्स की और नन्स की एंट्री हुई थी लेटर ऑन, और उनका जो ग्रुप था उसको हम कहते थे भिक्षुस। भिक्षुस यानी मॉन्क्स होते थे, एंड ये एक संघ, एक कम्युनिटी में रहते थे who dedicated themselves to practicing and spreading his teachings, और जो डेडिकेट होते थे बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने में और लर्न करने में। His influence on India and indeed the whole of Asia was enormous, as we will discover later. It is still perceptible today. और आज भी देखा जाता है कि बुद्धिज्म को काफी लोग फॉलो करते हैं। इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया के अंदर इसको स्प्रेड हुआ था बुद्धिज्म वाली फिलॉसफी। और यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पे बुद्धा की इमेज है जो कि एक स्टोन पैनल पे है, एक क्या कह सकते हैं पत्थर है, उसके ऊपर ये इमेज बनाई गई है। 1800 साल पुरानी है, जो शो करती है कि किस तरीके से बुद्धा जो है टीचिंग दे रहे हैं अपने डिसाइपल्स को। अपने डिसाइपल्स को बुद्धा जी हैं जो टीचिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैनिज्म की फिलॉसफी पे। हमने बुद्धिज्म की फिलॉसफी पे बात करी, हमने ये भी नहीं अभी ये इसमें लिखा नहीं था, बट मैं बताता हूँ कि बुद्धिज्म जो है मिडिल पाथ को दर्शाते हैं। कोई भी एक्सट्रीम चीज नहीं करने को अलाउ करते बुद्धिज्म में। बुद्धा जो बुद्धिज्म होती है उसकी फिलॉसफी बेसिक है कि आप मिडिल पाथ फॉलो करो, ठीक है, मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग फॉलो करो। फिर हमारी जो जैनिज्म की फिलॉसफी है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है जो वाइड स्प्रेड हुआ था अगेंस्ट द वेदा। जैसे कि वैदिक सिस्टम की जो था उसके खिलाफ बुद्धिज्म डेवलप हुआ, उसी तरीके से जैनिज्म भी डेवलप हुआ एट द सेम टाइम। ऑल्दो इट्स रूट्स आर सेड टू बी मच मोर एंशिएंट, बट कह सकते हैं कि जो जैनिज्म की जो रूट्स हैं वो बुद्धिज्म से काफी ज्यादा पहले की हैं, काफी पुरानी हैं। जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम एक प्रिंस थे, उसी तरीके से वर्धमान महावीर, इनका नाम वर्धमान महावीर, लॉर्ड वर्धमान महावीर हैं, इनका नाम वर्धमान था, ये भी एक प्रिंस थे, ठीक है, एक राजा थे। was born into a royal family in the early 6th century BCE। 6th century BCE के अंदर ये बॉर्न हुए एक रॉयल फैमिली में, और हिज बर्थ प्लेस वॉज नियर द सिटी ऑफ वैशाली। वैशाली एक जगह है बिहार में, वहां पे इनका बर्थ हुआ इन अ मॉडर्न डे बिहार। एट द एज ऑफ 30, सेम चीज, एट द एज ऑफ 30 इन्होंने भी अपना जो है घर जो है अपना पैलेस जो है वो छोड़ दिया, एंड इन सर्च ऑफ ट्रुथ he decided to leave his home and go in search of spiritual knowledge। स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में ये निकल गए बाहर। He practiced an ascetic discipline and after 12 years achieved infinite knowledge और supreme wisdom। और 12 साल की रिगरस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बाद ये कह सकते हैं कि सुप्रीम विजडम इन्होंने अचीव कर ली। लाइक एनलाइटनमेंट कहते हैं हम, कहते हैं बुद्धिज्म में, उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको निर्वाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाणा, ठीक है। निर्वाणा अचीव किया इन्होंने, महावीरा ने, ठीक है। और ग्रेट हीरो, उनको महावीर, महावीर का फुल फॉर्म है, मतलब महावीर से मतलब है ग्रेट हीरो। ही वाज अ ग्रेट हीरो एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैज रियलाइज्ड। और उन्होंने जो भी सीखा उसको वो आगे अपने डिसाइपल्स को बताने लगे, ठीक है, उसको उनको प्रीच करने लगे, ठीक है, टीचिंग्स देने लगे। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है लॉर्ड महावीरा की, ठीक है, लॉर्ड महावीरा की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। सो जैन टीचिंग्स जो थी वो इंक्लूड करती थी अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन हर्टिंग, नॉन इंजुरिंग, अनेक अनेकांतवाद एंड अपारिग्रह, ठीक है, अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपारिग्रह। और ये आइडियाज जो हैं ये शेयर करते हैं टू द लार्ज एक्सटेंट विद बुद्धिज्म एंड द वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट आर सेंट्रल टू इंडियन कल्चर। द फर्स्ट मे बी इलस्ट्रेटेड बाय सेइंग ऑफ महावीरा। और ये बिलोंग करते थे अनेकांतवाद की फिलॉसफी पे, अपारिग्रह की फिलॉसफी पे, ठीक है। और सेम जो वेदांतिक स्कूल है या बुद्धिज्म है वो अपने टीचिंग्स देते हैं उसी तरीके से। तो ये कहते हैं कि all the breathing, existing, living, sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। यानी वो सिंपल चीज कहते हैं कि जो भी इंसान है, जो भी जी रहा है, जो भी लिविंग क्रिएचर है, लाइक वो प्लांट्स या ट्रीज ही क्यों ना हो, ठीक है, उनको हमें
मारना नहीं है, इंजर नहीं करना है और उनको वायलेंस के साथ ट्रीट नहीं करना है, ना ही उनको अब्यूज करना है, ना ही उनको तोड़ना मरोड़ना है एंड ना ही उनको हटा देना है अपनी लाइफ। वो सब ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उनकी जो दो फिलॉसफीज थी, अनेकांतवाद और अपारिग्रह, उसका क्या मीनिंग है? अनेकांतवाद का मीनिंग है नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव, ठीक है। अनेकांतवाद का दैट इज ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट्स एंड कैन नॉट बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। और कहते हैं जो सच है, जो ट्रूथ है, वो उसके जो है एस्पेक्ट्स काफी सारे हैं, हम उनको सिर्फ एक सिंगल लाइन से, सिंगल चीज से नहीं बता सकते, एक सिंगल एग्जांपल से, सिंगल स्टेटमेंट से नहीं बता सकते कि ट्रूथ क्या है। ट्रूथ के काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसी को हम कहते हैं अनेकांतवाद, यानी नॉट जस्ट वन। एंड सेकंड उनकी फिलॉसफी अपरिग्रह मींस नॉन पोजेशन एंड एडवाइसेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस। और वो कहते हैं कि जो आपकी मटेरियल पोजेशंस है, लाइक वेल्थ, आपका होम, आपकी फैमिली, आपकी ये सब चीजें, ये आपकी मटेरियल पोजेशंस हैं और यहाँ से आपको बाहर निकलना है, इससे डिटैच होना है, अपनी सारी की सारी मटेरियल पोजेशंस को छोड़ देना है, लिमिटिंग वनसेल्फ टू हु इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ, ठीक है। तो जैनिज्म इज ऑल्सो इंसिस्ट ऑन इंटरकनेक्टेडनेस। जैनिज्म की फिलॉसफी जो है इंटरकनेक्टेडनेस पे भी प्रभाव डालती है एंड इंटरडिपेंडेंस। तो उनकी दो फिलॉसफी जो थी अनेकांतवाद और अपारिग्रह के अलावा, इंटरकनेक्टेडनेस मतलब हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑल द क्रिएचर्स, चाहे वो ह्यूमंस हो, इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हो, हर चीज एज ए सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। हर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। Scientists studying nature, flora and fauna have again and again confirmed his deep truth। और साइंटिस्ट जो थे, जो स्टडी करते हैं नेचर की, फ्लोरा की, फौना की, वो अगेन और अगेन इनकी जो फिलॉसफी थी जैनिज्म की, उसको कंफर्म करते हैं हाँ कि ये सच बात है कि ये हम इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फ्लोरा पे, फौना पे, और हम इनको नहीं मार सकते, इनको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। यहाँ पे कुछ जातका टेल्स हैं। देखो जातका टेल्स से क्या मीनिंग है? देखो जब बुद्धिज्म, जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी, तो उनकी याद में, उनको पूजने के लिए स्तूपास का निर्माण हुआ था। स्तूपास होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर बीच में जो है यहाँ पे बुद्धा के जो अवशेष थे, ठीक है, उनके जो कह सकते हैं हम अस्थियां थी, रिलिक्स थे, उनके रिलिक्स को यहाँ पे रखा जाता है इस स्तूपा में, ठीक है। और कुछ स्तूपा इस तरीके से बनता है, आपने सांची स्तूप देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से बनता है। एंड होता क्या है, इसके बगल में दीवारें होती हैं, ठीक है, इनके बगल में दीवारें होती हैं जिनको हम कहते हैं तोरण। तोरन्स होते हैं, इनके अंदर 4 गेट होते हैं। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, अभी हम फ्यूचर में इसको समझेंगे बेसिकली बुद्धिज़्म में होता क्या है। बट ये जो दीवारें होती हैं, यहाँ पे जातका स्टोरीज़ लिखी होती हैं, जो बुद्धिज़्म और रिलेटेड टू बुद्धा से स्टोरीज़ होती हैं, जातका कथाएँ कह सकते हैं, कथा होती है ना कथा, वो लिखी होती हैं। तो जातका स्टेज जो है यहाँ से निकल के आती हैं। आप अब कभी सांची स्तूप जाओगे जो बिहार में है, तो वहाँ पे आप जात वॉल्स के ऊपर स्टोरीज़ लिखी हैं, आप समझ जाओगे वो है जातका टेल्स। So, which have delighted generations of Indian children and adults, tell the story of Buddha's former birth and his expressed in simple terms in the Buddhist value। तो बुद्धिज्म की और बुद्धा की जो बचपन की कहानियां हैं और जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो वहां पे लिखी हुई हैं इन स्टेट ऑफ कथा, इन स्टेट ऑफ स्टोरी, ठीक है। सो इन अ वेल नोन टेल द बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लार्ज ट्रूप ऑफ मंकीज। एक टेल, एक कहानी ऐसी है जिसमें लिखा है कि बुद्धा जो थे वो किंग थे। किसके किंग थे? बहुत सारे नंबर ऑफ मंकीज के, बंदरों के थे। देखो जो जातका स्टोरीज हैं वो सिर्फ एक बुद्धा से रिलेटेड नहीं है, कहते हैं कि इसके पहले भी काफी बार बुद्धा का जन्म हुआ है, ठीक है, इस धरती पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थोड़ी स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरी ये है कि बुद्धा जो थे किंग के मंकीज के, बंदरों के किंग थे। They lived near a huge tree which bore fruit of divine fragrance and taste। और एक बहुत बड़े पेड़ के पास वो रहते थे जिसके अंदर फ्रूट्स होते थे ऑफ डिवाइन फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी खुशबू आती थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था उसका, फ्रूट का। डिस्पाइट द मंकी किंग इंस्ट्रक्शन दैट नो फ्रूट शुड एस्केप, वन डे अ राइप फ्रूट फेल इनटू द स्ट्रीम बिलो। और इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी फ्रूट हटना नहीं चाहिए, यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है, यहीं पे रहना चाहिए। लेकिन गलती से एक दिन वो एक जो फल था वो पानी में बह गया, ठीक है।
रिवर में बह गया। कैरिड बाय द करंट इट वॉज कॉट इन अ नेट एंड टेकन टू द पैलेस। एक और उसको नेट के अंदर पकड़ा, फ्रूट को पकड़ा गया, जाल में पकड़ा गया और उसको वापस पैलेस के अंदर लाया गया जहाँ पे किंग रहते थे। द किंग वॉज सो एन्चेंटेड बाय इट्स टेस्ट दैट ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू लोकेट द ट्री इट केम फ्रॉम। तो जिस किंगडम में वो वहां पे मिला उनको, जिस राजा के पास गया, उसने ऑर्डर करा कि ये ट्री कहाँ है, इसको खोजो और मेरे लिए और फ्रूट लाओ। ठीक है, ये कहाँ पे है। सो आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे फाउंड द ट्री। और कुछ बहुत ज्यादा खोज के बाद उनको वो पेड़ मिल गया। एंड द मंकीज एंजॉइंग द ट्रीज फ्रूट्स। ठीक है, एंड वो जो है एंजॉय करने लगे ट्री का फ्रूट्स। ठीक है, मंकीज जो थे फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे थे, तो उनको वो पेड़ मिल गया, वहां पे मंकीज जो है फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। तो वो जो सोल्जर्स थे उन्होंने मंकीज के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, द ओनली वे फॉर द मंकी किंग टू सेव हिज मंकीज वाज टू हेल्प देम क्रॉस द स्ट्रीम, बट दे कुड नॉट डू सो ऑन देयर ओन। और मंकी किंग मंकीज की हेल्प जब भी कर सकता था जब वो स्ट्रीम को क्रॉस यानी नदी को क्रॉस कर पाते और उन लोगों से उधर से बच पाते। लेकिन जो वहां का जो राजा था वो ये कर नहीं पाया, अपने आप नहीं कर सकता था। मतलब being such a larger than number, the monkey king caught hold of a tree on the other bank and let them use his body as a bridge to cross the stream. और जो मंकी किंग थे उन्होंने अपने आप को ब्रिज की तरह रखा। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक, और ताकि सारे मंकीज उसके उनके ऊपर से ट्रेवल करके नदी को क्रॉस कर लें। लाइक आप इस इमेज में देखना, जो मंकी किंग है वो लेट गए हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, और सारे मंकीज जो है इस पेड़ से ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो इस तरफ। अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो, ये जो है हमारे मंकी किंग है, ये ऐसे लेट गए हैं, और ये जो पेड़ है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये सोल्जर्स हैं, तो ये देखो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को एज अ ब्रिज की तरह वर्क करा, बनाया, और ताकि सब लोग वहां से क्रॉस हो पाए। ऑल्दो ही वाज सीवियरली ब्रूज्ड इन द प्रोसेस एंड इवेंचुअली डाइड। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, उनको काफी ज्यादा चोट लग गई, काफी ज्यादा घाव आ गया, और जिसकी वजह से वो इवेंचुअली डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। The king, who watched the scene from a distance, was greatly moved by the monkey king's selfless sacrifice. He thought about the role of a king with respect to his subjects. और जिस राजा ने अपने सोल्जर्स को भेजा था कि वो पेड़ खोज के लाओ, ठीक है, वो दूर से ये सब चीजें देख रहा था कि किस तरीके से जो मंकी हैं, जो मंकी किंग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो अपने किंगडम के उनके जो प्राणी हैं उनको सेव कर पाए। उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ वो किंग। एंड और उसको ये पता चला कि हमें अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये रही जातका टेल ऑफ अ मंकी किंग, जो कि बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक है स्टोरी, अ जैन स्टोरी, कहते हैं अ जैन स्टोरी। रोहिनिया वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड बर्गलर हु अवॉइडेड ऑल अटेम्प्ट्स टू कैच हिम। ठीक है, on his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavira was giving about achieving liberation from the ordinary life of ignorance. तो रोहिनिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्गलर था। ठीक है, बर्गलर कौन होते हैं? बर्गलर जो एक सेकेंड गाइस, तो बर्गलर इज एनी पर्सन जो कि चोरी करता है घर में घुस के, या कहीं भी घुस के जो चोरी करता है उसको कह सकते हैं बर्गलर। तो एक बर्गलर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल बर्गलर था, यानी उसको कोई भी पकड़ नहीं पाया था। वो हर अटेम्प्ट जो थे उसको पकड़ने की, वो इवेड कर देता था, वो भाग जाता था वहां से। तो जब वो सिटी की तरफ जा रहा था, तो ही एक्सीडेंटली उसने सुना कि जो कुछ लोगों के कुछ सरमन्स थे, जो क्या कहते हैं, सरमन्स होते हैं, जो सरमन जो कथावाचक कह सकते हैं, सरमन्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि महावीरा जो हैं वो अभी क्या कहते हैं, अपनी लिबरेशन की क्या कहते हैं, एक स्पीच जो है, एक कथा वो कह सकते हैं, टीचिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीचिंग जो है स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। तो रीचिंग द सिटी, रोहिनिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड अरेस्टेड। और जैसे ही वो सिटी पहुंचा उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसको पहचान लिया गया था कि ये वो चोर है। ठीक है, ही प्रिटेंडेड टू बी अ सिंपल फार्मर, और वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक सिंपल किसान है, जो फार्मर है, जो खेती करता है। अ मिनिस्टर डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान टू फोर्स हिम टू कन्फेस हिज आइडेंटिटी। और जो मिनिस्टर थे वहां के, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इसको इस तरीके से करते हैं ताकि ये एक्सेप्ट कर ले अपनी गलती और मान ले कि ये एक चोर है, ना कि एक फार्मर। बट रोहिनिया, रिमेंबरिंग महावीरा's वर्ड्स, was able to detect the minister's plan and defeat it. बट रोहिनिया जो है
महावीरा के शब्द को याद करता है और डिटेक्ट कर लेता है कि मिनिस्टर का कोई प्लान है जिससे वो मुझको बुलवाना चाहता है कि मैं मान लूँ कि मैं चोर हूँ। Feeling remorseful, Rohini approached Mahavira, confessed his crimes, returned the stolen treasures and asked for forgiveness. और रिमोर्सफुल की फीलिंग आ गई थी उसके अंदर, रोहिनिया के अंदर, ठीक है। और वो क्या करता है, महावीरा के पास जाता है, कन्फेस करता है कि उसने चोरी करी, अपनी जो भी चोरी का सामान है वहां पे सामान रखता है और फॉरगिवनेस के लिए माफी मांगता है, अपने लिए अपने कर्म के लिए माफी मांगता है। ही बिकेम अ मॉन्क, रियलाइज द इल्यूजन ही वॉज लिविंग इन एंड फोकस्ड ऑन एक्वायरिंग हायर नॉलेज। और वो धीरे धीरे फिर उनकी टीचिंग्स लेता है, वो एक मॉन्क बन जाता है और ठीक है, और फोकस करता है एक्वायरिंग हायर नॉलेज के ऊपर। द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन एंड राइट थिंकिंग। तो ये स्टोरी जो है इलस्ट्रेट है, ठीक है, एग्जाम्पल दर्शाती है कि राइट नॉलेज का और राइट थिंकिंग का, या सही कदम लेने का, सही एक्शन लेने का, सही सोच का क्या रिजल्ट होता है। एंड ऑल्सो इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट एवरीवन शुड हैव अ सेकंड चांस। और ये इलस्ट्रेट करता है कि हर किसी को दूसरा मौका जो है मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक पैनल है जिसमें जैन टेम्पल है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये एक टेम्पल, ये पैनल जो है दर्शाता है, जो कि रिलेटेड है जैनिज्म से, ठीक है। कहते हैं कि इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अहिंसा मीन्स मच मोर देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और एन एनिमल। बोथ ही बुद्धिज्म में और जैनिज्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वायलेंस नहीं कर रहे, ठीक है। आप वॉयलेंस ना करके आप किसी को हर्ट ना करो, किसी को इंजर्ड ना करो, ठीक है। उनके मन को भी अशांत करने को भी हम अहिंसा कहते हैं। तो आप किसी को मन से भी किसी को गलत वचन नहीं बोल रहे, कुछ गलत चीज नहीं बोल रहे, ठीक है। वो भी जो है पार्ट है अहिंसा का इन द टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम वॉयलेंस इन थॉट, ठीक है, सच एज हैविंग इल फीलिंग्स या टुवर्ड्स एनिमल, यानी किसी के प्रति गलत भावना को भी हम अहिंसा की कैटेगरी में ही डालते हैं, तो वो भी हमें नहीं करनी है। सो बुद्धिज्म में और जैनिज्म में जो मॉन्क्स होते थे, समटाइम्स नन्स भी जो थी, बिगेन ट्रेवलिंग अक्रॉस लैंड टू स्प्रेड देयर रिस्पेक्टिव टीचिंग्स फार एंड वाइड। एंड वो अपनी टीचिंग्स को दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए ट्रेवल करते थे काफी ज्यादा। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्रीज इन फार अवे प्लेसेस while अदर लेड ascetic lives in caves in the rock, ठीक है, रॉक कट केव्स, ठीक है। सो कुछ लोग तो मोनेस्ट्रीज बनाते थे, ठीक है। मोनेस्ट्रीज कहाँ होती है, जहाँ पे ये जो डिसाइपल्स होते हैं, जो टीचिंग्स होती हैं, वो एक पैलेस होता है, प्लेस होता है, मतलब वहाँ पे मोनेस्ट्री बना दे, मंदिर की तरह बना दे, मोनेस्ट्री बना दी और वहाँ पे जाके टीचिंग्स देते हैं। तो कुछ लोग तो इस तरीके से रहते थे फार अवे प्लेसेस में, और कुछ लोग जो है रॉक कट केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, जो राजा लोग बनवाते थे, ठीक है। एंड इनको हम कहते थे कि मतलब यहाँ पे लोग ये जाके ये लोग रहते थे और अपनी प्रीचिंग्स देते थे। Archaeologists' findings have revealed many traces of those monasteries, and archaeologists की finding के बाद काफी ज्यादा उनको ये जो monasteries हैं ये मिली हैं उनको। Sometimes even the names of the monks who lived in the rock cut caves and slept on those stone beds। और किन्हीं किन्हीं की तो स्टोन के जो पत्थर के जो बेड बनाते थे उस पे रहते थे वो लोग, केव्स में रहते थे। वहां के जो मॉन्क्स के उनके नाम भी वहां पे केव्स में लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे हमें दिखता है ये एलोरा केव्स हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, ठीक है। ये 6th से 10th सेंचुरी बीसीई के अंदर बनाई गई थी ये केव्स। यहाँ पे काफी सारी केव्स हैं और यहाँ पे तीनों ही धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म से रिलेटेड हमारे केव्स हैं, और यहाँ पे वहाँ के लोग आके रहते थे। यानी यहाँ पे केव से कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो स्टोन है, जहाँ पे पत्थर है, वहाँ पे इमेजेस बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड टू धर्म, लाइक बुद्धा की इमेज, लाइक जैन महावीरा की इमेज, और हिंदुइज्म में शिवा एंड ब्रह्मा एंड डिफरेंट डिफरेंट डीटीज की इमेज बना रखी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये केव्स जो है बिलोंग करती थी तीनों ही धर्म को। सो इंग्लिश में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड सिखिज्म आर ऑफन लेबलिंग रिलीजन्स, ठीक है। इनको रिलीजन की कैटेगरी में जाना जाता है। ह्यूमैनिटीज दैट हैव बीन अवॉइडेड दिस टर्म प्रेफरिंग द स्कूल ऑफ थॉट एंड लेटर बिलीफ सिस्टम। बट हम इसको रिलीजन ना कह के स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, एंड कह सकते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम है, हम हमारा बिलीव करने का एक तरीका है, ना कि रिलीजन है। This is because there are many aspects to those schools and systems, and in schools और systems में काफी ज्यादा different different aspects हैं which we will explore gradually, और धीरे धीरे हमें इन सब के बारे में पता चलेगा। A philosophical aspect, a spiritual aspect, a religious aspect, a ethical aspect, a social aspect,
टू नेम अ फ्यू। कह सकते हैं सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट ना होते हुए इस पे स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म का एस्पेक्ट, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, सोसाइटल एस्पेक्ट, सोसाइटी में किस तरह से रहना है, एंड एथिकल एस्पेक्ट, आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी कैसे हैं, उसके एस्पेक्ट्स। Many scholars agree that the word religion is too limiting in the context of Indian civilization। और कहते हैं कि सिर्फ रिलीजन जैसी टर्म से हम हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट को कैटेगराइज नहीं कर सकते। हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं कंपेयर टू रिलीजन। रिलीजन सिर्फ रिलीजियस चीजों के बारे में बताता है, बट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में हमें दर्शाते हैं। ठीक है, एंड देयर वर येट अदर स्कूल्स ऑफ थॉट लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म के अलावा भी कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो कि काफी फेमस हुए थे। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम वॉज चरवाका फिलोसफी। चरवाका फिलोसफी, इसको हम कहते हैं लोकयत फिलोसफी, यानी कॉमन पीपल की फिलोसफी, आम लोगों की फिलोसफी। चरवाका ये बिलीव करते थे कि दैट दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट। ये सो देखते थे कि जो मटेरियल वर्ल्ड है जहां पे हम रह रहे हैं, जो धरती लोक है, ये ही जो है अल्टीमेट है और इसको हमें प्रॉपरली फुल्ली एंजॉय करना है। हर एक चीज को, मटेरियल चीज को कंज्यूम करना है और यही हमारा जो है एनलाइटमेंट होगा। एंड देयरफॉर दे कैन नो देयर बी नो लाइफ आफ्टर दैट। और ये देखते थे कि डेथ के बाद कोई और लाइफ नहीं होती, यही हमारी जो लाइफ है यही है। और चरवाका फिलोसफी बिलोंग करती थी कि हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको जिएंगे और ठीक है, इसमें कोई ठीक है। तो ये फिलॉसफी जो है हमारी जो है लाइफ और डेथ के बारे में ना ही बताती थी, ना ही बताती थी कि सेल्वेशन किस तरीके से मिलेगा, कि क्या कहते हैं, मोक्ष किस तरीके से मिलेगा। वो कहते थे कि हम जिस लाइफ में हैं वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। और कह सकते हैं कि उनका एक कोट था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो हमारे सामने है उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो ही रियलिटी है। एंड एंड उनका एक फेमस कोट था, अगर मैं आपको बताऊं, रिलेटेड नहीं है बट मैं बता देता हूँ। यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृतव घृतम पिबत, यानी कि इट मीन्स डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड द पास्ट। ना तो फ्यूचर के बारे में सोचो ना तो पास्ट के बारे में, और अपनी प्रेजेंट लाइफ जो है एंजॉय करो अच्छे से। ठीक है, अपनी प्रेजेंट लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। तो ये था चरवाका फिलोसफी और ये काफी ज्यादा फेमस थी मासिस के अंदर, बिकॉज ये बहुत सिंपल फिलोसफी थी, इसमें कोई रिगरस प्रैक्टिस नहीं थी और आप घर में अपने जैसे रह रहे हो उसको उसको रहते भी फॉलो कर सकते हो। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन्ड मच पॉपुलैरिटी एंड इट डिसअपीयर्ड विद टाइम। ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा फेमस हुई बट धीरे धीरे जो है ये डिसअपीयर होने लग गई और लोग इसको नहीं मानते थे। We mentioned it to show that there was a wide diversity of intellectual and spiritual belief system. People were free to choose what suited them. एंड हम देखते हैं कि वाइड डाइवर्सिटी है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने की, और लोगों के पास चॉइस है कि वो किसी भी फिलॉसफी को, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं जो भी उनको सूट करती है। Although the Vedic, Buddhist and Jain schools of thought had important differences. वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल ऑफ थॉट में कुछ डिफरेंसेस थे, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। एंड दे आल्सो शेयर्ड सम कॉमन कांसेप्ट्स, और कुछ कॉमन कांसेप्ट्स भी वो शेयर करते हैं, सच एज धर्म, कर्म, रीबर्थ, सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस। ये तीनों ही फिलोसफीज के अंदर ये सब चीजें हैं। लाइक धर्म की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, रीबर्थ की बात करते हैं, एंड हमें एंड करना है सफरिंग को, दुख को, ठीक है, और इग्नोरेंस को। एंड मैनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज ये सब बताते हैं। दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टेटेड दिस चैप्टर विद, यानी हमने चार्ट किया था चैप्टर, हमने ट्रंक ऑफ द ट्री बताया था हमारे इंडियन कल्चर का। हमारे इंडियन कल्चर का जो ट्रंक है वो यही हिंदुइज्म, जैनिज्म और हमारे बुद्धिज्म वाली फिलोसफीज हैं। अब हम बात करेंगे हमारे फोक एंड ट्राइबल रूट्स की। फोक और ट्राइबल रूट्स किस तरीके से बिलोंग करते हैं हमारे इंडियन कल्चर को। द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट। और कह सकते हैं जो हमने अभी कल्चरल चीजें पढ़ी वो काफी अच्छी तरीके से लिखी गई हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। इंडिया हैज ऑल्सो अ रिच ओरल ट्रेडिशंस। इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो ओरल ट्रेडिशन भी काफी फेमस है, दैट इज टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस विदाउट रिटर्न टेक्स्ट, यानी बिना लिखे हम उसको एवरीडे लाइफ में एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, उसको कहते हैं ओरल टेक्स्ट। दिस इज द केस ऑफ द वेदास। और ये वेदास का ही केस था, जैसे मैंने बोला था काफी हजार साल तक इसको नहीं लिखा गया था वेदास को, ये ओरली ट्रांसमिट होता था। अमंग देम आर न्यूमरस फोक ट्रेडिशंस दैट is transmitted by common people and tribal traditions transmitted by tribes।
और ट्राइब्स के थ्रू, कॉमन पीपल के थ्रू ये ट्रांसमिट होता गया फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। बट क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि ट्राइब होता क्या है, व्हाट इज अ ट्राइब? ठीक है, व्हाट इज अ ट्राइब? सो देयर आर मेनी डेफिनेशंस फॉर दिस सोशल एंटिटी। काफी सारी डेफिनेशंस हैं इस सोशल एंटिटी के रिगार्डिंग। टुडे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में स्टडी करते हैं, आज की सोसाइटी और पास्ट की सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, वो यूजुअली कंसिडर करते हैं ट्राइब क्या होता है। ट्राइब कहते हैं वो एज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज होते हैं, ये क्लैंस होते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिलीज या क्लैंस होते हैं जो शेयर करते हैं एक ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट। यानी वो एक लीनिएज को फॉलो करते हुए आए हैं, उनके एंसेस्टर्स एक सेम थे, एक सेम डिसेंट को फॉलो करते हुए आए हैं। डिसेंट मतलब फैमिली ट्री कह सकते हो आप। फैमिली ट्री को हम डिसेंट कहते हैं कि हम किससे बिलोंग करते हैं, डिसेंट। अ कल्चर, अ लैंग्वेज लिविंग टू बी क्लोज निट कम्युनिटी। किस लैंग्वेज से, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, और कहते हैं वो एक क्लोज निट कम्युनिटी में रहते थे, अंडर अ चीफ एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी होती थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती थी, जिसको रूल करते थे एक किंग, एक चीफ रूल करते थे, ठीक है, उन क्लैंस को। So interestingly, ancient India did not have a word for the tribe. Ancient India में tribe जैसा कोई word नहीं है। Tribes were just different janas that lived in the specific environment. जैसे हमने बात करी थी जनास की, clans की, वो different different environment में रहते थे। But ऐसी कोई tribe जैसा नाम जो है उस टाइम पे emerge नहीं हुआ था, such as forest और mountains में। The Constitution of India uses the term tribes. और Constitution of India, हमारे जो भारत का संविधान है, वो ये मेंशन करता है वर्ड को ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज को इन इंग्लिश में, और हिंदी में हम इनको जनजाति समुदाय भी कहते हैं। जनजाति जो कि ज्यादातर नेचर के करीब रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। और ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो 2011 में इंडिया के अंदर 705 ट्राइब्स थी, क्लैंस थे, स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट्स, अकाउंटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन पीपल। ठीक है, 1 करोड़ 40 के अराउंड, लाख के अराउंड जो पीपल्स थे, ये लोग रहते थे। ठीक है, ठीक है, ओके, 104 मिलियन पीपल, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम टुगेदर। और कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की अगर पॉपुलेशन को आप जोड़ दो तो उससे भी ज्यादा हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन ही थी सिर्फ। ठीक है, 104 मिलियन की। In the 19th century, anthropologists studying tribes often describe them as primitive or inferior. और 19th century के अंदर जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो ट्राइब्स को कंसिडर करते थे विद द टर्म प्रिमिटिव मैन, पुराने मैन, पुराने लोग। ठीक है, प्रिमिटिव या इंफीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल, जो कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सभ्यता में रहते हैं। ट्राइब्स जो हैं वो असभ्य हैं। ठीक है, उनका मानना था, वो एक प्रिमिटिव वर्ड और इंफीरियर टर्म यूज करते थे। बट ये टर्म आज यूज नहीं होती है क्योंकि वो हमारे ही पार्ट हैं। ठीक, भले ही वो पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं, टाइप टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट इंफीरियर, दे आर नॉट प्रिमिटिव। With deeper studies of tribal communities and their rich and complex structure, such biased judgments, जो अभी तक ये biased judgments थी, have been mostly abandoned. हम इनको हटा चुके हैं, abandon कर चुके हैं। There have been a constant interaction between folk and tribal traditions. एक constant interaction है between tribal and folk traditions के बीच में, and the leading schools of thought such as those we mentioned in this chapter. और जो हमारे leading schools of thought हैं, उनके बीच में और इसके बीच में एक connection है folk traditions के बीच में। जो deities थे, उनका जो concept है, legends हैं, rituals have been freely exchanged in both directions. ठीक है, ये जो deities का concept है, इनकी legends एंड rituals हैं, वो फ्रीली एक्सचेंज होते थे एक दूसरे के साथ। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, जो जगन्नाथ जी हैं उड़ीसा पुरी के अंदर, उनको वर्शिप किया जाता है पुरी में, उड़ीसा में। वो ओरिजिनली अ ट्राइबल डीटी, एक ट्राइबल डीटी की तरह उनको पूजा जाता था, और उसके बाद उसको मास लेवल पे पूजने लग गए इन पुरी उड़ीसा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेसेस वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया। और जो हमारी मदर गॉडेसेस हैं लाइक सरस्वती, दुर्गा, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी देवी देवता हैं, उनको भी हम पहले ट्राइबल कल्चर में फॉलो किया जाता है, बट एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशनल फोक के जब एक्सचेंज होता है उनके आइडियाज का, तो उसके बाद ये मास लेवल पे इनको पूजा जाने लगा। ठीक है, वर्शिप करने लगे लोग। सो
Some tribes, on the other hand, adopted Hindu deities long ago and possesses their own version of Mahabharata and Ramayana. और ऑल्सो जिस तरीके से वहां की चीजें यहाँ आई, यहाँ की चीजें वहां भी गई, ट्राइबल लोगों में भी गई, और वो भी महाभारत को, रामायण को अपने ही ओन लैंग्वेज में पोजेस करने लग गए, रखने लग गए. दिस हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल द वे टू तमिलनाडु. और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मिला के तमिलनाडु तक में ये कल्चर का एक्सचेंज होता रहा. ठीक है. हाउ हैव सच इंटरेक्शंस टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली. और किस तरीके से ये जो कल्चरल का, ट्रेडिशंस का जो ये चीज हो रही है, किस तरीके से इतने लॉन्ग टाइम तक चला. इट इज इन द एंड बिकॉज फोक, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम हैव मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट. ऐसा इसलिए था बिकॉज फोक मतलब लोकगीत, लोकगीत कॉमन पीपल के द्वारा जो बोला जाता है, लोक, ठीक है, फोक उसको कहते हैं. ट्राइबल और हिंदू जो बिलीफ सिस्टम था उसके काफी ज्यादा similar concepts थे. For instance, in all three elements of nature such as mountains, rivers, trees, plants and animals and some of the stones too are regarded as sacred. उसको हम प्योर मानते हैं, stones को, nature को हम उनको प्योर मानते हैं, पूजने लायक, sacred मानते हैं. Because there is a consciousness behind all of them. Because हम schools of thought को follow करते आ रहे हैं और हमें पता है कि इनके अंदर भी consciousness है, इन सब चीजों के अंदर भी आत्मा है, soul है. Indeed, tribes generally worship many deities associated with the natural elements. और ये बात तो सच है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये काफी ज्यादा जो नेचर की वर्शिप करते हैं, नेचर के अंदर जो डीटीज हैं उनको मानते हैं. लाइक पेड़ की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं. फॉर द टोडा ट्राइब्स, जो टोडा ट्राइब जो नीलगिरी के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु में. फॉर इंस्टेंस वन ऑफ देम इज पिक्चर्ड इन द इमेज इन द राइट. ओवर 30 peaks of this mountain range are residents of a god or goddesses. Those peaks are so sacred that the tourists avoid pointing them with the finger. ठीक है, एक ये हमारी टोडा ट्राइब की कम्युनिटी के एक पर्सन है, यहाँ पे उनकी इमेज है. तो टोडा ट्राइब बहुत ज्यादा माउंटेन्स को पूजते हैं, ठीक है, और वो ऐसा ऐसे उंगली भी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने गॉड की. माउंटेन की तरफ वो उंगली भी नहीं दिखाते. ठीक है. But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have concept of high divinity और supreme being. और जैसे मल्टीपल डीटीज का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, हमारे अलग अलग देवी देवता हैं, मैनी ट्राइबल्स पीपल के लोगों में भी, ट्राइबल लोगों में भी एक कॉन्सेप्ट है हायर डिविनिटी का और सुप्रीम बीइंग का. फॉर एग्जांपल जो सेवरल ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की, वो वर्शिप करते हैं दोनियो पोलो को. दोनियो पोलो को वो वर्शिप करते हैं अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड मून. यानी सन और मून गॉड जो है मिलके दोनों पोल हैं और उनको ये लोग मानते हैं. हु लेटर रोज टू अ हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और धीरे धीरे उनका जो स्टेटस है वो एक सुप्रीम गॉड की रियलिटी बन चुका है उनके उनके लोगों के हिसाब से. दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड खंडोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. और खंडोबा गॉड जो है हमारे, उनको भी सेंट्रल इंडिया के लोग, मध्य प्रदेश जनरली जो है लोग वो पूजते हैं. ईस्टर्न इंडिया में मुंडा, संथल ट्राइब जो हैं, अमंग द अदर्स, वो सिंह बोंगा भगवान को पूजते हैं, अ सुप्रीम डीटी हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड. और वो मानते हैं कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उनको इन्होंने ही बनाया है. देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. सो इंडियन सोशोलॉजिस्ट जिनका नाम है एंड्रे बेटले, ठीक है, उन्होंने इसको समअप करते हुए कहा, द थाउजेंड्स ऑफ कास्ट ट्राइब्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इन देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. वो कहती हैं कि थाउजेंड्स ऑफ बिलीफ्स जो हैं इंडियन ट्रेडिशंस कल्चर्स के, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करा है, एक दूसरे को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करा है, उनके बिलीफ्स को, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड बिफोर. और जब से ये हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, इतिहास की शुरुआत हुई है, उससे पहले से ही ये सब इंटरेक्शन चलता आ रहा है. ठीक है. एंड द ट्राइबल रीजन्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म. ऑल्सो जो ट्राइबल रीजन्स हैं वो भी हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हुए हैं. In widely accepted, but it is not equally true, that Hinduism, not only its formative phase, but throughout its evolution, has been influenced by tribal people. और कहते हैं हिंदुइज्म स्टार्टिंग में नहीं, बट थ्रू आउट हिज फेस वो इन्फ्लुएंस हुआ है इन ट्राइबल कल्चर से, इन ट्राइबल फोक से. सो क्लियरली जो है, जो रिजल्ट है ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट. क्या है इस म्यूचुअल एनरिच, इससे क्या है, लॉन्ग इंटरेक्शन से एक म्यूचुअल एनरिचमेंट आया है, एक दूसरे के प्रति, ठीक है, सद्भावना और सबको मिलजुल के रहने वाली फीलिंग जनरेट हुई है. इन दिस मैनर
फोक और ट्राइबल बिलीफ जो हैं आर प्रैक्टिसेस, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो काउंट करती हैं अमंग इंडियाज कल्चरल रूट्स। वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, और फर्दर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, बट बिफोर वी गो, ठीक है, बिफोर वी एंड दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो, हम कुछ जो हमारी समरी हमने पढ़ा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि जो वेदास हैं वो इंडिया के अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं, ये हमने पढ़ा, जो सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट को एमर्ज करते हैं। वेदांत, योग आर अमंग द बेस्ट नोन, ठीक है, वो यहीं से निकल के आए। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये अगेंस्ट डेवलप हुए वेदास के, उनको वेदास की कॉम्प्लेक्सिटीज पे बिलीफ नहीं था, तो उन्होंने अपना खुद का सिस्टम डेवलप किया लाइक बुद्धिज्म और जैनिज्म। एंड वो डिपार्ट करते हैं फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड लेड एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। लाइक बुद्धिज्म जो है मिडिल पाथ को फॉलो करता है, मध्यम वर्ग को फॉलो करता है, और जैनिज्म जो है अहिंसा को फॉलो करते हैं, ठीक है, हमें अहिंसा करनी है। ऑल्दो दीज स्कूल्स हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, और दोनों ही स्कूल जो है डिफरेंट, तीनों स्कूल्स उनके डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। दे ऑल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दे वर लुकिंग ऑल द कॉज ऑफ सफरिंग एंड द मीन्स ऑफ रिमूविंग इग्नोरेंस। और एक सिमिलरिटी ये है कि सफरिंग से सब लोग आजाद होना चाहते हैं, दुख से सब लोग आजाद होना चाहते हैं, ठीक है, ये इनका कॉमन चीज है इनमें। ओके, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम एंड द आर्ट हैव इंटरेक्टेड मिलियंस विद द हिंदुइज्म। और मिलेनियम से, कुछ हजार सालों से कह सकते हैं कि ये ट्राइबल्स और हिंदुइज्म के बीच में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फोक ट्रेडिशंस का, डीटीज का, कल्चरल वैल्यूज का एक्सचेंज होता रहा है। देयर वॉज फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड, और फ्रीली बोरो और गिविंग होता रहा इन दोनों के बीच में। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम जनरली रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फ्यूचर एज सैक्रेड, और ट्राइबल लोग अपनी जमीन को सेक्रेड मानते हैं, प्योर मानते हैं, और पूजने लायक मानते हैं। दे ऑफन हैव एट द सेम टाइम अ हायर कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी, और साथ साथ उनके पास हायर कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी भी है, जिसमें वो सन गॉड, मून गॉड एंड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या कह सकते हैं, उनको एक सुप्रीम गॉड की तरह मानते हैं, जिनके पास सारी पावर्स भी हैं, तो ये हायर फॉर्म ऑफ डिविनिटी को भी बिलीव करते हैं। सो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट को पढ़ा, हमने पढ़ा किस तरीके से बुद्धिज्म, जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, और फोक ट्रेडिशंस का, ट्रेडिशनल बिलीफ्स का, हिंदुइज्म और ट्राइबल्स के बीच में किस तरीके से एक्सचेंज होता था, म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल एनरिचमेंट किस तरीके से होता था, ये हमने पढ़ा। और किस तरीके से ट्राइबल लोग ना सिर्फ अपनी लैंड को सेक्रेड मानते थे, बट सुप्रीम डिविनिटी के अंदर भी बिलीव करते थे। तो इसी तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने ईच एंड एवरी लाइन जो है एनसीईआरटी की उसको अच्छे से समझा है, और आई होप आपने वीडियो पूरा देखा हो, आपने साथ साथ मार्क किया हो इंपॉर्टेंट चीज़ों को लर्न किया हो, ताकि आपको फ्यूचर में अगर दोबारा इसको पढ़ना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगेन, आप एक बार इसको वीडियो को एक या दो बार देखना, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। 1 या 2 घंटे में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपने पूरा वीडियो को अच्छे से फॉलो किया, और ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो अगर आपके पास थोड़ा भी आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उसका। कमेंट भी करा करो कि किस तरीके से आपको वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको कौन सा कंसेप्ट में मजा आया पढ़ के, स्टोरीज हमने जब पढ़ी तो उसमें आपको कैसा लगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप बताओगे तो मुझे भी थोड़ा सा पुश मिलेगा आगे के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच, बाय।